कुछ जगह जहां आपने अभी तक कदम नहीं रखा है उनमें से एक है ज्वालामुखी। ये पृथ्वी की क्रस्ट का मुंह है जिससे होकर गर्म गैस, पिघली हुई चट्टान और बाकी चीजें ग्रह की सतह तक पहुंचती हैं। लेकिन आपको कौन से ज्वालामुखी में जाना चाहिए? वैसे तो कई तरह के ज्वालामुखी होते हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी जो लगभग पूरी तरह से ठोस लावा फ्लो से बने होते हैं, या लावा डोम्स जो लावा के छोटे छोटे पिंडों से बनते हैं और जिनका लावा काफी मोटा होता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। आप एक सिंडर कोन भी चुन सकते हैं। ये सबसे सरल किस्म का ज्वालामुखी है। ये लगभग ठोस लावा के ब्लॉब्स से बना है जो एक ही वेंट से निकलते हैं। ये लावा काफी ताकत के साथ हवा में बाहर निकलता है, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो ठोस हो जाता है और सिंडर बनकर गिर जाता है। समय के साथ वे वेंट के चारों ओर एक अंडाकार या गोलाकार कोन बनाते हैं। इस तरह के कोन शायद ही कभी 1000 फीट से ज्यादा ऊपर उठते हैं। लेकिन क्यों ना आप कुछ इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव जगह चुने। एक बड़े स्टीप साइडेड और ताकतवर स्ट्रैटो ज्वालामुखी के अंदर जाने के बारे में क्या ख्याल है? अपना मन बनाने के बाद आप एक जिंदा ज्वालामुखी चुनने का फैसला करते हैं जो इस समय फूट रहा होता है। अब आप जो देख रहे हैं उसे ग्लोइंग एवलॉन्च कहा जाता है। ज्वालामुखी से लावा का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकला है जिससे एक पायरोक्लास्टिक फ्लो पैदा हुआ है। इसका तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आप देखते हैं कि कैसे ये फ्लो चट्टान के टुकड़ों से बनता है और कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्वालामुखी के नीचे की तरफ बढ़ता है। धरती पर ग्रे पाउडर स्नो की तरह दिखने वाली राख बरस रही है। ज्वालामुखी की राख में पल्वराइज्ड चट्टान के छोटे कण, ज्वालामुखी का कांच और खनिज होते हैं। जब राख पहाड़ की स्ट्रीम्स और नदियों के पानी में मिल जाती है तो बहुत तेज मड फ्लो नजर आता है। आपको ये सब काफी डरावना लगता है, इसके बावजूद आप इसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने एक प्रोटेक्टिव सूट पहना है जो किसी भी तापमान का सामना कर सकता है। आप जितने करीब आते हैं आपको उतने ही ज्यादा फ्यूम रोल्स दिखाई देते हैं। ये ज्वालामुखी के बेस पर और उसके ढलानों में मौजूद छेद और दरारें हैं। ये भाप और ज्वालामुखी गैसेस के बड़े बादलों को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। कुछ दरारें इतनी बड़ी हैं जिनमें घुसकर आप शायद ज्वालामुखी के अंदर भी झांक सकते हैं, लेकिन आपको क्रेटर तक जाना है। रास्ते में आपको ज्वालामुखी के किनारे एक अजीब कोनिकल स्ट्रक्चर नजर आता है। ये मेन कोन पर एक उगे हुए सींग की तरह नजर आ रहा है। ये सेकेंडरी कोन होना चाहिए जिसे पैरासिटिक कोन भी कहा जाता है। ऐसे कोन सेकेंडरी वेंट के इर्द गिर्द बनते हैं जो बड़े ज्वालामुखियों की सतह तक पहुंचते हैं। ऐसे मामले में विस्फोट सिर्फ ज्वालामुखी के टॉप पर मेन वेंट से ही नहीं बल्कि इन एक्स्ट्रा वेंट से भी हो सकता है। खैर, ये वो जगह नहीं है जहां आपको जाना है। जल्द ही आप क्रेटर तक पहुंचते हैं। ये एक बड़ा गोलाकार बेसिन है। जब आप किनारे तक पहुंचते हैं और अंदर झांकते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काफी गहरा है। लावा वेंट जहां आपको जाना है इस क्रेटर के तल में है। लेकिन वेंट में कूदने से पहले ही आपको लावा फ्लो के नीचे छिपी कुछ अजीब ट्यूब्स नजर आती हैं। ये लावा ट्यूब एक कुदरती रास्ता है जिससे ताजा लिक्विड लावा फ्लो की सतह के नीचे सफर करता है। आप एक चक्कर लगाने और इनमें से एक सुरंग से अंदर जाने का फैसला करते हैं। आपको कई छोटी ट्यूब भी नजर आती है। ये एक या एक से ज्यादा लावा ट्यूब्स को लावा सप्लाई करती हैं। अगर इस समय ज्वालामुखी नहीं फट रहा होता तो लावा इस ट्यूब सिस्टम से नीचे की तरफ बह जाता। रास्ते में दीवारों पर लावा के निशान, एक सपाट फर्श और छत से लटके हुए लावा स्टैलेक्टाइट्स मौजूद हैं। लेकिन अब भी बहते हुए लावा के ऊपर थोड़ी खाली जगह मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नीचे की ओर इरोड हो गया है जिससे ट्यूब गहरी हो गई है। लेकिन इस समय आपको वापस जाना होगा। आप अगला मोड़ लेते हैं और वापस क्रेटर की तरफ जाते हैं। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक ज्वालामुखी उबलता हुआ लावा नहीं उगल देता। इसके बाद आप ज्वालामुखी के गले में उतरते हैं। ये ज्वालामुखी का एंट्रेंस है। यहाँ से लावा और ज्वालामुखी की राख निकलती है। ज्वालामुखी का गला चौड़ा है और आप आसानी से गहराई तक पहुँच सकते हैं। आपके आसपास का लावा चमकीला लाल और नारंगी रंग का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये पहली बार सतह पर फटता
जाता है तो इसका तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ये इतना गर्म है कि लोहे को भी पिघला सकता है। आप ज्वालामुखी के मेन वेंट से नीचे जाते हैं। ये हमारे ग्रह की क्रस्ट का एक कमजोर पॉइंट है। यहाँ चिलचिलाता गर्म मैग्मा इसके चैम्बर से बचकर सतह तक पहुंच जाता है। वेंट की गहराई में उतरते हुए आपका ध्यान सिल्स की तरफ जाता है। कभी कभी क्रस्ट में दरार के बीच लावा घुस जाता है, वहाँ जमा होता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये राख और ठोस लावा का जमाव बनाता है। इन्हीं को सिल्स कहा जाता है। बहुत जल्द आप एक मैग्मा चैम्बर में पहुंच जाते हैं। ये पिघली हुई चट्टान का एक बड़ा तालाब है। इस समय आप जिस जगह हैं वो काफी उथली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेन वाला नहीं है। कई किलोमीटर का सफर करने के बाद आप वेंट से होते हुए दूसरे बड़े मैग्मा चैम्बर में पहुंचते हैं। ये ज्वालामुखी के बेस के नीचे छोटे चैम्बर्स को सप्लाई करता है। मेन मैग्मा चैम्बर पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद है, जो 5 से 71 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। वहाँ की पिघली हुई चट्टान काफी दबाव में रहती है और अंदर का तापमान हैरतअंगेज तौर पर काफी ज्यादा होता है। समय के साथ मैग्मा चैम्बर के चारों ओर की चट्टान टूटने और फ्रैक्चर होने लगती है। ये मैग्मा के लिए आउटलेट बनाता है और चूंकि ये आसपास की चट्टान की तुलना में बहुत कम डेंस सामग्री से बना है, इसलिए मैग्मा दरारों से होते हुए सतह पर रिसना शुरू कर देता है। मेन चैम्बर से ये ऊपर वाले चैम्बर तक उठता है। फिर ये एक ताकतवर विस्फोट के साथ सतह तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाता है। आप मैग्मा चैम्बर को एक्सप्लोर करते हैं और फिर उससे भी ज्यादा गहराई में जाने का फैसला करते हैं, उस जगह तक जहां से वो सारी पिघली हुई चट्टान मैग्मा चैम्बर में जाती है। आप परत से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी जमीन पर मौजूद है। अगर आप समुद्री क्रस्ट से सफर करते तो आपको इतना समय नहीं लगता। ये केवल 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा मोटा होता है। ये कुछ जगहों पर 45 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है। आप क्रस्ट से होकर गुजरते हैं तो आपका ध्यान इसके हल्के रंग पर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादातर ग्रेनाइट होता है। अगर आप समुद्री क्रस्ट से गुजरते हैं तो आपके आसपास की सामग्री गहरी या लगभग काली होगी, क्योंकि इसकी कंपोजिशन अलग होती है। आप जितनी गहराई में जाते हैं ये उतना ही गर्म होता जाता है। हालांकि यहाँ का तापमान मैग्मा चैम्बर जितना नहीं है, फिर भी मेंटल के साथ सीमा पर आपका थर्मामीटर 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। लगभग 32 किलोमीटर सफर की गहराई पर आप क्रस्ट और पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा तक पहुंचते हैं। यहाँ दबाव 10,000 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। मैग्मा यहीं से आता है। अब आप अपना सफर खत्म करके सतह पर वापस आ सकते हैं, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। आप और गहराई में पृथ्वी के सेंटर तक जाने का फैसला करते हैं। आपके रास्ते में अगली परत मेंटल है। ये पृथ्वी के वजन का 2/3 और हमारे ग्रह के वॉल्यूम का 84% बनाता है। ये 3000 किलोमीटर मोटा है। मेंटल के अंदरूनी हिस्से के करीब की चट्टान कैरेमल कैंडी की तरह सेमी सॉलिड है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा साथ ही क्रस्ट बड़े टुकड़ों में टूट रहा है। ये एक कोलोसल जिगसॉ पजल की तरह नजर आ रहे हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये हर साल 1 से 2 इंच की रफ्तार से बढ़ते हैं। आप ऊपरी मेंटल से होकर गुजर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि तापमान 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। कोर की सीमा के पास तापमान पहले से ही 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। निचले मेंटल में दबाव 2,40,000 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। ये इतना दबाव है जैसे किसी ने आपके सिर पर 3,300 हाथियों को रख दिया गया हो। लगभग 3,000 किलोमीटर की गहराई पर आपको मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा नजर आती है। आपके आसपास के ग्रह के अंदरूनी हिस्से 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है। बाहरी कोर को लिक्विड रखने के लिए ऐसा तापमान काफी है। वहाँ का दबाव लगभग 20 लाख एटमॉस्फेयर है, लेकिन लोहा बनाने के लिए ये काफी नहीं है, जैसा कि कोर सॉलिड से बना है। बाहरी कोर 2400 किलोमीटर मोटा है। ये मैसिव टर्बुलेंट करंट को चर्न इन करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। बाहरी कोर में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सतह की तुलना में 50 गुना ज्यादा ताकतवर है।
अब आप 3000 मील से ज्यादा जमीन के अंदर हैं और आप अंदरूनी कोर तक पहुंच गए हैं। ये लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर एक ठोस धातु का गोला है। अंदरूनी कोर बेहद घना है और बाकी ग्रह की तुलना में तेजी से घूमता है। यहाँ का तापमान सूरज की सतह जितना है 5400 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदरूनी कोर का दबाव सतह की तुलना में 30 लाख गुना ज्यादा है। अंदरूनी कोर को बनने में लगभग 500 मिलियन साल लगे, जिसका मतलब है कि ये क्रस्ट के कुछ हिस्सों से छोटा है।